हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एक बार चल रहा है सेल में। सेल का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, सेल एंड सेल थ्योरी, बट फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड का मैं स्टार्ट करना चाह रही इसलिए। तो चलिए सबसे पहले आते हैं सेल। व्हाट इज सेल? वेल नोन है आप लोग को, बट एक बार मैं लिख दी हूँ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म्स कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब ऑर्गेनिज्म्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है दुनिया में, वो कैसे होते हैं? या तो यूनिसेलुलर सिंगल सेल के बने हुए, या मल्टीसेलुलर होते हैं, मोर देन वन सेल के बने हुए होते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म्स कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसके बाद आ जाइए, सेल की डिस्कवरी किसने की? ये भी मैं पहला वीडियो में सारा डिटेल डाल चुकी हूँ, लेकिन यहाँ एक बार रिमाइंड करना जरूरी है क्योंकि करंट में बताने के लिए। रॉबर्ट हुक 1665 में डिस्कवर किया सेल का एंड सेल वॉल का, और उन्होंने इसका नाम भी दिया, दैट इज सेलुला। लेकिन सेल वॉल के बारे में उन्होंने बताया क्योंकि आप लोग को पता है ऑलरेडी कि उन्होंने कॉर्क का सेक्शन कट करके, ट्रांसफर सेक्शन करके, और उसमें सेल का स्टडी किया था। चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखा था, तो वो डेड सेल था, इसलिए उन्होंने सेल वॉल के बारे में भी बताया और उस सेल का, उस चैम्बर का नाम कहा सेलुला। अब इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1831 में इन्होंने क्या किया? न्यूक्लियस और ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल का। ये सारा मैं बार बार कह रही कि प्रीवियस वीडियो में 9th स्टैंडर्ड का डाला हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा उससे एडवांस चलेंगे जो 11th के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस और ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल का। अब आ जाइए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? उनका वर्ड ही सिंगल सेल का बना हुआ होता है, तो वो अपने सारे फंक्शन को कैसे करते हैं? तो ये भी हम लोग को पता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट करते हैं, सरवाइव करते हैं। जैसे अमीबा को ही ले लीजिए, या बैक्टीरिया को ले लीजिए, पैरामीशियम को ले लीजिए। तो ये कहता है कि कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करते हैं आराम से। एंड सेकेंड, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का? परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस, और उनके सिंगल सेल के द्वारा ही जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए जितने भी जरूरी फंक्शंस हैं वो सारे परफॉर्म कर लेते हैं। उनका सिंगल सेल ही सारा फंक्शन कंप्लीट कर लेता है। तो ये हो गया आपका सेल डिस्कवरी, और सेल के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म्स यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर हो गए। अब आ जाइए इससे आगे। ठीक है, सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल का बना हुआ है या एक से अधिक सेल का बना हुआ है, मल्टी सेलुलर है। अब कहता है कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डजंट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। कहता है कि कुछ भी, कोई भी ऑर्गेनिज्म या स्ट्रक्चर लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, एक सेल में जितने भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं मिनिमम, अगर उससे भी कम है तो वो इंडिपेंडेंट रूप से सरवाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते। कहने का मतलब कि ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना हो सकता है, यूनिसेलुलर हो सकता है एंड मल्टीसेलुलर हो सकता है, और यूनिसेलुलर भी अपना सारा फंक्शन, यानी जीवित रहने के लिए सारा फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन कहता है कि एक सेल, सिंगल सेल से अधिक, सिंगल सेल से कम अगर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर है जिसमें एक सेल का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद नहीं है, तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट रूप से जीवित नहीं रह सकता। अब उसके बाद कहता है, देखिए सेकेंड पॉइंट में ये, कंप्लीट सेल इज द मिनिमम स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू सस्टेन इंडिपेंडेंट लाइफ, परफॉर्म मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोड्यूस। कहता है कि
लिविंग जिंदा रहने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को सिंगल सेल का टोटल स्ट्रक्चर उसमें होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट रूप से अपना लाइफ का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, तो फिर वो लिविंग कैसे रहेगा? हो ही नहीं सकता, वो कोई फंक्शन कंप्लीट नहीं कर सकता। तो ये नीचे का मैं छोड़ दे रही, इतनी सारी बातों से हमको क्या मिला? सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। चलिए वो हो गया। अब दूसरा कहता है डिस्कवरी, उसमें जाना नहीं, ये मैं रिपीट कर रही हूँ। इसके बाद कहता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही अपना सारा फंक्शन, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रिप्रोडक्शन सारा कंप्लीट कर लेता है। लेकिन अगर एक कंप्लीट सेल का मिनिमम जो स्ट्रक्चर होता है उससे भी कम स्ट्रक्चर अगर है तो वो स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकता। यानी एक सेल के लिए जो मिनिमम स्ट्रक्चर होना चाहिए, कम से कम स्ट्रक्चर होना चाहिए, कम से कम उतना होना चाहिए, उससे अधिक भी हो सकता है। लेकिन अगर मिनिमम स्ट्रक्चर भी वो ये उसमें नहीं है इंक्लूड, तो वो स्वतंत्र रूप से जीवित नहीं रह सकता। डजंट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ए कंप्लीट सेल इज द मिनिमम स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। एक कंप्लीट सेल के लिए मिनिमम स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है जो उसको इंडिपेंडेंट रूप से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसका कर सके और रिप्रोडक्शन कर सके। अब यहाँ पे आ जाइए कि तो आखिर एक कंप्लीट सेल के लिए मिनिमम स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और मैक्सिमम स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटाना चाहूंगी अभी। अब आ जाइए यहाँ पे, हम लोग देखते हैं कहाँ मार्क कर रखी मैं। इसके लिए कहता है कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी एक कंप्लीट लिविंग सेल के लिए क्या क्या मिनिमम स्ट्रक्चर क्या क्या होना चाहिए। कंप्लीट लिविंग सेल अगर हम लोग करें तो बेटर होगा। Includes a membrane, cytoplasm and genetic material plus organelles in यूकैरियोट्स। अब यहाँ पे आ जाइए। अब ये कहता है, यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा कि कहता है कि यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनिज्म है बट एक कंप्लीट सेल का बना हुआ है, तो सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रिप्रोडक्शन सब वो परफॉर्म कर सकता है। लेकिन कहता है कि लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक सेल का मिनिमम स्ट्रक्चर जो होता है उससे कम होगा तो वो स्वतंत्र रूप से जिंदा नहीं रहेगा। तो अब हमको ये देखना है कि आखिर एक कंप्लीट लिविंग सेल के लिए मिनिमम स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। ए कंप्लीट लिविंग सेल इंक्लूड्स ए मेम्ब्रेन, cytoplasm and genetic materials plus organelles in eukaryotes। अब कहता है कि यहाँ पे एक कंप्लीट लिविंग सेल के लिए क्या क्या होना चाहिए। मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन होना चाहिए उसमें, और साइटोप्लाज्म होना चाहिए उसमें, और जेनेटिक मटेरियल्स होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल्स में आपके हो जाएंगे डीएनए एंड आरएनए जो कि न्यूक्लियस में होता है।
तो ये कंप्लीट लिविंग सेल के लिए मिनिमम स्ट्रक्चर, कम से कम स्ट्रक्चर एक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए एंड आरएनए होना चाहिए। एंड कहता है कि प्लस ऑर्गेनेल्स इन यूकैरियोट्स, ये मिनिमम स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। इसके साथ साथ ऑर्गेनेल्स भी होने चाहिए, सेल ऑर्गेनेल्स, लेकिन किसमें? यूकैरियोट्स में। तो यहाँ पे अब सेल भी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हो गए। तो प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनमें मिनिमम कंप्लीट सेल के लिए क्या होगा? मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल है, ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, तो उनमें इन तीनों के अलावा प्लस होना चाहिए ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल भी होना चाहिए। अब ये क्लियर हो गया। देखिए कहता है एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, तो ये मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल से भी अगर कम है तो वो इंडिपेंडेंट रूप से नहीं रह सकता। ऐसा कुछ दिमाग में आपका आएगा, देखिए, इसलिए मैं नीचे का छोड़ दी थी। कहता है कि यहाँ सबसे नीचे आई, structures lacking essential components such as isolated organelles or viruses cannot survive on their own। कहता है कि वायरस या कोई सेल ऑर्गेनेल को आप निकाल के इंडिपेंडेंट रूप से रख दीजिए तो वो खुद से सरवाइव नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसमें कंप्लीट लिविंग सेल का कम से कम मिनिमम ये तीनों मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, मिनिमम, कम से कम। तो ये तीनों भी नहीं है। तो इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? वायरस। वायरस में चूंकि ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ना ही साइटोप्लाज्म होता है, उसमें होता क्या है? जेनेटिक मटेरियल में या तो डीएनए या आरएनए होते हैं। तो कहता है मिनिमम तीनों होना चाहिए, तो तीन में कोई एक ही है, इसलिए वायरस इंडिपेंडेंट रूप से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता, सरवाइव नहीं कर पाता, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं कर पाता। उसको रिप्लिकेशन के लिए भी क्या चाहिए? होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। पता है आप लोग को कि वायरस जो है इनसाइड द लिविंग सेल अगर रहता है तो रिप्लिकेशन करता है, आउटसाइड द लिविंग सेल रहता है तो उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है। क्योंकि कंप्लीट लिविंग सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं है, वो क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं करता, ना ही मेम्ब्रेन है, ना साइटोप्लाज्म है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट लाइफ में इंडिपेंडेंट लाइफ परफॉर्म नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर सकता, ना ही रिप्रोडक्शन कर सकता है। जब सरवाइव ही नहीं करेगा, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ही नहीं होगी, तो रिप्रोडक्शन कहाँ से करेगा? तो एक एग्जांपल आपका हो गया वायरस, है ना, जो कि फुलफिल नहीं करता कंप्लीट सेल का क्राइटेरिया तीनों। और कहता है कि या कोई भी वैसा स्ट्रक्चर, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, तो इसमें सेल ऑर्गेनेल भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में काफी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो उनको भी अगर अलग कर दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से निकाल दीजिए, गोल्गी एपरेटस को सेल से निकाल दीजिए, राइबोसोम को सेल से निकाल दीजिए, तो फिर जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, अलग हो जाता है, तो वो भी सरवाइव नहीं कर पाता या कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं कर पाता। इसका मतलब हो गया कि सेल, एक कंप्लीट सेल के लिए ये मिनिमम 3 स्ट्रक्चर्स एसेंशियल हैं, उसमें इंक्लूड होना चाहिए मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में डीएनए एंड आरएनए हो गए, जो वायरस में नहीं होता, इसलिए ये इसको होस्ट की जरूरत होती है अपने रिप्लिकेशन के लिए भी। देखिए स्ट्रक्चर्स लेकिंग एसेंशियल कंपोनेंट्स सच एज आइसोलेटेड ऑर्गेनेल्स और वायरसेस कांट सर्वाइव ऑन देयर ओन। एक तो वायरस, कि उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होते, मिनिमम में भी 2 एब्सेंट, और कोई सेल ऑर्गेनेल को भी अगर यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल में तो एक ही होते हैं, राइबोसोम, तो निकाल दिया जाए अलग से स्वतंत्र रूप से, तब भी वो खुद से सरवाइव नहीं कर सकता।
ये हो गया सेल स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या क्या मिला, सेल का डेफिनेशन मिला हमको, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो गए। अब सेल भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हो गए। मिनिमम सेल का क्राइटेरिया हमको मालूम हो गया, कम से कम मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल, बट यूकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल्स भी होंगे। और हमको क्या पता चला कि कोई भी स्ट्रक्चर, लिविंग स्ट्रक्चर जो मिनिमम सेल का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता, वो या तो वायरस हो या कोई सेल ऑर्गेनेल हो, तो वो इंडिपेंडेंट रूप से सरवाइव नहीं कर सकता। अब इसके बाद हम लोग चले सेल थ्योरी में। कहाँ रख दिए, मिटा करके, कुछ भी कहीं भी। अब आ जाते हैं हम लोग सेल थियोरी में। सेल थ्योरी में आते हैं। सेल थ्योरी भी पिछला वीडियो में मैं डाल चुकी हूँ। अब सेल थ्योरी में सेल हम लोग को पता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस किसने बताया, ब्राउन ने। लिविंग सेल के बारे में किसने बताया, लेवेनहॉक ने। अब सेल थ्योरी में आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ लोग और जुड़ जाते हैं। एक साइंटिस्ट का नाम है स्लाइडेन। स्लाइडेन कहाँ चला गया जी, अच्छा छोड़िए। स्लाइडेन, इन्होंने 1838 में, एक साइंटिस्ट का नाम है स्वान, 1839 में, और एक का नाम है वर्चू, 1855 में। ये 3 साइंटिस्ट का नाम है। अब इनकी क्या जरूरत पड़ी, सेल थ्योरी में थोड़ी सी इनकी जरूरत है। स्लाइडन और स्वान दोनों जर्मन के साइंटिस्ट हैं। स्लाइडन जर्मन बॉटनिस्ट है, स्वान जर्मन जूलॉजिस्ट। स्लाइडन ने क्या बताया स्टडी करने के बाद कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ different type of cells and they make different tissues। ये बताया स्लाइडन ने। क्योंकि ये बॉटनिस्ट थे, इन्होंने पेड़ पौधे का स्टडी किया, तो पेड़ पौधे का जब स्टडी किया इन्होंने, तो इन्होंने पेड़ पौधे के बारे में ही बताया। स्वान ने क्या बताया, स्वान ने बताया कि ठीक है, all plants are composed of cells, बट इन्होंने कहा कि ऑल एनिमल्स आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तो स्वान ने कहा कि ऑल प्लांट्स एंड, ये जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन जूलॉजिस्ट। इन्होंने कहा कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड हैव ए मेम्ब्रेन ऑन देयर आउटर सरफेस called plasma membrane in animals, and plant have both plasma membrane or cell membrane and cell wall। तो स्लाइडन ने कहा, बॉटनिस्ट थे, कि प्लांट सेल्स के बने होते हैं। स्वान ने कहा, जूलॉजिस्ट थे, कि एनिमल सेल के बने होते हैं और प्लांट्स भी सेल के, दोनों सेल के बने होते हैं। लेकिन साथ साथ एनिमल्स के सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन लेयर होता है जिसे कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लांट के ऊपर दोनों लेयर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी और सेल वॉल भी। सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर हो गया प्लांट में,
तो इन दोनों के मुताबिक मिला करके एक सेल थ्योरी बनाया गया। लेकिन उसके बीच में एक साइंटिस्ट आ गए वर्चो नाम के। इन्होंने 1885 में क्या कहा कि ठीक है, लेकिन ओमेनिस सेलुला ई सेलुला, इन्होंने एक स्लोगन, एक थियोरी टाइप का दिया, तो जिसमें इन्होंने कहा कि ठीक है, वो सेल के बने होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं, लेकिन सेल पहले से जो मौजूद होते हैं उन्हीं के द्वारा नए सेल की उत्पत्ति होती है। यानी सेल के ओरिजिन को डिनाई कर दिया इन्होंने। नए सेल की उत्पत्ति अचानक नहीं होती, ऐसा कहा इन्होंने। इन्होंने कहा कि पुराने सेल से ही नए सेल एराइज होते हैं, बल्कि नया सेल अचानक उत्पन्न नहीं होता। तो अब इन तीनों को मिलाकर के सेल थ्योरी आ गई, जिसके 2 पॉइंट्स हैं। तो पहले मैं इन दोनों का स्टेटमेंट थोड़ा सा लिख दे रही हूं। ये थे जर्मन बॉटनिस्ट। जर्मन बॉटनिस्ट, बॉटनिस्ट है तो बॉटनी प्लांट्स के बारे में ही बताएंगे, ऑब्वियस है। पहले लिख देती हूं मैं इनका। इन्होंने क्या कहा, ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ different type of cells, made of different type of cells, and that make different tissues। ये कहा जर्मन बॉटनिस्ट स्लाइडन ने। अब स्वान ने क्या कहा, उसके बाद आते हैं वर्चो की बात में। एटीन 1839 ये थे आपके जर्मन जूलॉजिस्ट। इन्होंने कहा, इन्होंने प्लांट के साथ साथ एनिमल के बारे में भी बताया, और मेम्ब्रेन यानी आउटर लेयर के बारे में भी बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ cells, the outer layer of cells are thin, called cell membrane in animals and plants have both cell membrane and cell wall। इनका ये है आउटर लेयर। ये देखिए, ये कहा स्वान ने। स्लाइडन ने बॉटनिस्ट थे, इसलिए सीधा सीधा पेड़ पौधे के बारे में इन्होंने बताया कि सारे डिफरेंट टाइप के सेल्स के बने होते हैं, अलग अलग तरह के सेल्स के बने होते हैं, और वो फिर अलग अलग तरह के टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। देन ओके, स्वान ने कहा ठीक है, ओके है, बट ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे, यानी जीव जंतुओं के बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में स्टडी किया। तो इन्होंने कहा कि हाँ, प्लांट्स भी सारे सेल्स के बने होते हैं और एनिमल्स भी सारे सेल्स के बने होते हैं। उनके साथ ही इन्होंने इंक्लूड किया उसमें उसका आउटर लेयर। तो इन्होंने कहा ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, द आउटर लेयर ऑफ सेल्स आर थीन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन इन एनिमल्स
and plants, but plants have both cell membrane and cell wall. सेल वॉल इसका हो गया आउटर लेयर, एनिमल्स का थीन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर लेयर हुआ। बट प्लांट में कहा इन्होंने कि दोनों होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी, और उससे बाहर सेल वॉल भी। सेल वॉल इनका आउटर लेयर होता है। तो ये स्लाइडेन और स्वान दोनों ने मिलकर के, एक बॉटनी का एक जूलॉजी का, दोनों ने अपना अपना थ्योरी दिया, और ये दोनों थ्योरी करेक्ट, और अभी तक ये दोनों थ्योरी चल रहे हैं। इन दोनों को मिला करके एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना दिया इन्होंने, और उसमें इन्होंने कहा कि ये सारे प्लांट और एनिमल्स सेल्स के बने होते हैं। तो ये तो ऑलरेडी पहले से है कि प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दोनों ने मिलकर के भी ये एक परिकल्पना दिया, यानी उसको फिर से अच्छे से स्टडी करके और थ्योरी के रूप में वो एस्टैब्लिश किया गया। तो ये इन दोनों के थ्योरी के बाद वो परिकल्पना आई, और परिकल्पना के बाद रूडोल्फ वर्च्यू का एंट्री होता है 1855 में। तो मैं ऊपर में लिख दे रही रूडोल्फ वर्च्यू का। वर्च्यू इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक सीधा सा थ्योरी दिया, सेलुला ई सेलुला। इन्होंने अपनी भाषा में ही कहा सेलुला ई सेलुला, यानी पुराने सेल से ही नए सेल का फॉर्मेशन होता है, नए सेल एराइज होते हैं। अचानक कोई नए सेल का ओरिजिन नहीं होता। तो ओरिजिन ऑफ सेल में इन्होंने कहा कि वो एग्जिस्टिंग सेल से ही उनकी उत्पत्ति होती है, अचानक किसी नए सेल का ओरिजिन नहीं होता। इसको इन्होंने थ्योरी को कैंसिल किया। तो ये वर्च्यू ने दिया। जब इन्होंने भी ये स्लोगन दिया, तब इसके बाद कंप्लीट सेल थ्योरी आया, स्लाइडेन एंड स्वान दोनों को मिला करके। अब यहां पे फाइनल सेल थ्योरी आ गया हमारा। फाइनल सेल थ्योरी में कौन कौन है, स्लाइडेन एंड स्वान दोनों, चूंकि प्लांट और एनिमल्स दोनों के बारे में बताया, तो दोनों को मिला करके फर्स्ट पॉइंट आया सेल थ्योरी का क्या, all organisms are made of cell or cells। बिल्कुल इनिशियल ये सेल थ्योरी का फाइनल स्टेटमेंट है, और ये थ्योरी हाइपोथेसिस से थ्योरी बन गया, यानी कंफर्म हो गया कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल और सेल्स। सिंगल सेल के हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, यानी यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। और दूसरा पॉइंट जो हुआ उसमें इनका ये इन्होंने जो बात कही रिसर्च के बाद, उसको भी इंक्लूड किया गया कि न्यू सेल्स एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नए सेल का ओरिजिन अपने आप नहीं बल्कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही उनकी उत्पत्ति होती है। तो ये जोड़ दिया गया वर्च्यू के बाद, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपका सेकेंड हो गया new cells arises from pre-existing cells। ये सेकेंड वाला हो गया।
ये हो गया आपका सेल थ्योरी, जिसमें इनका ओपिनियन भी मिला हुआ है ना। न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, क्योंकि इन्होंने कहा ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, यानी नए सेल की उत्पत्ति अलग से नहीं होती, पुराने सेल से ही नए सेल एराइज होते हैं। तो ये पहला हो गया, ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ सेल और सेल्स, क्योंकि दोनों बता चुके थे प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में, तो ये हो गया। और इनका भी पॉइंट इंक्लूड किया गया। तो न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हो गया आपका सेल थ्योरी। तो ये हो गया सेल एंड सेल थ्योरी। इसमें किसने किसका डिस्कवरी किया, कब किया, पहला वीडियो में भी डाला हुआ है, थोड़ा सा इससे शॉर्ट है क्योंकि 9th लेवल का है, ये 11th लेवल का मैं स्टार्ट की हूँ। तो ये हो गया आपके सेल थ्योरी। मूल बात इतनी ही है कि कोई भी लिविंग सेल के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया है जो उसके शरीर के अंदर, सेल के अंदर का होम्योस्टैसिस एंड फंक्शन को मेंटेन कर सके। उसके लिए एक मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल का होना जरूरी है। और उसके बाद सारे ऑर्गेनिज्म्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में 3 मिनिमम स्ट्रक्चर कम से कम होना चाहिए, और यूकैरियोट्स अगर हैं तो उसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स भी इंडिपेंडेंट रूप से लिविंग नहीं रह सकते, वायरस भी इंडिपेंडेंट रूप से लिविंग नहीं रह सकता, चूंकि उनमें वायरस मिनिमम क्राइटेरिया भी सेल का, एक कंप्लीट सेल का फुलफिल नहीं करता है। उसके बाद ये तीनों ने अलग अलग अपना ओपिनियन दिया, फिर एक हाइपोथेसिस आया कि यही सेम मेन सेल, सारे सेल ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं, प्लांट सेल के बने होते हैं, उसको कंफर्म किया गया थियरी के रूप में, सेल थ्योरी, जिसमें 2 पॉइंट्स हुए आपके, मेड अप ऑफ सेल और सेल्स, और न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आज मैं यहीं पे छोड़ रही, पहला वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें सारा लिखा हुआ है, डिस्कवरी कौन कब किया, पहले उसी को मैं डिटेल लिखी हूँ, चूंकि 9th का वीडियो था। ये थोड़ा 11th का मैं आज से लेके चलूंगी, आज यहीं पे छोड़ रही। ओके, थैंक्स।